रिकार्डियन इक्विवेलेंस, मैक्रो इकोनॉमिक स्टिकी प्राइसेस, मेनू कॉस्ट और एफिशिएंसी वेज हाइपोथेसिस, ये 3 चीज़ें तो हम स्टडी करेंगे। उसके अलावा जो हम जी आपका मॉडल है, इसमें आईएसएलएम मॉडल है, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन का जो आपका अम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई का है, इसको हम थोड़ा-सा देखेंगे। और जैसा मैंने कहा था आपको, कुछ हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अब डेली जब मेरी क्लास होगी, डेली क्लास में हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का मैंने तरीका आपको बता दिया था। हम जस्ट सीखने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ले रहे हैं। आप में से कोई भी ये नहीं कह रहा है कि ये आपका असेसमेंट नहीं है ना? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो मैं फ्रेम कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारा तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोगों को कोई चीज़ मुझे अगर बतानी है, समझानी है, तो उसको नए तरीके से समझाऊँ मैं। जिससे कि आप लोगों को थोड़ी इसके बारे में आप लोगों की जानकारी भी बढ़े, प्लस ईगरनेस भी बढ़े कि हाँ, ये मुझे आना चाहिए या ये होता है, इनमें ये डिफरेंस है। तो कई सारी ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जो कि स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं। उनको मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर लूँगा और कोशिश ये करूँगा कि आपके लिए उनकी क्लैरिटी हो जाए। जैसे कि नेट एंड स्लैट के लिए एक स्टूडेंट थे मेरे, अभी क्या पता, मुझे लगता नहीं वो भी क्लास में होंगे। अ, प्रकाश माली, आजकल शायद क्लास में नहीं आते हैं इसमें। उन्होंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज़ किया था, उसको लेकर मैंने आज उसके ऊपर क्लैरिफ़िकेशन के लिए इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन्स उसमें लिए हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूँ, एक आपने ओकुन लॉ पढ़ा होगा। तो आज आपका टेस्ट हो जाएगा, ओकुन लॉ क्या है? दूसरा आपने एक लॉ पढ़ा होगा, सैक्रिफाइस रेशियो जिसे हम कहते हैं। और एक तीसरा है जिससे कि प्रकाश माली जी कन्फ्यूज़ हो गए थे। क्योंकि उन्होंने 2 किताबें ली और 2 किताबों में दोनों में अलग-अलग बात थी। ये कहानी थोड़ा-सा मैं आप लोगों को समझा दूँ इसमें, कि आप में से सभी जानते हैं कि अगर हम इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन को कम करेंगे, तो जिसको हम कहते हैं कि डिसइन्फ्लेशन, है ना? तो अगर इन्फ्लेशन को कम किया जाएगा, देखिए 2 प्रॉब्लम्स हैं। कोई भी जो आपने पूरा आईएसएलएम मॉडल और सब पढ़ा होगा ना, उसके अंदर हम क्यों पढ़ते हैं ये एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, आईएसएलएम? हम ये पढ़ते हैं पॉलिसी इम्प्लीमेंट की इफेक्टिवनेस को देखने के लिए। आपके जो सिलेबस में है वो आईएसएलएम मॉडल एंड द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज, कि मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी की इफेक्टिवनेस के ऊपर हमें देखना है कि कौन सी पॉलिसी कब इफेक्टिव होगी। तो इफेक्टिवनेस पॉलिसी की बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, उसी के लिए आपका आईएसएलएम मॉडल डिज़ाइन किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें बात ये है कि अगर मैं इन्फ्लेशन रेट को, जो कि एक प्रॉब्लम है, 2 चीज़ें प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन। तो हम ये देखते हैं कि इन दोनों के बीच में एक ट्रेड ऑफ होता है। आपने पढ़ा भी होगा, लॉन्ग रन के अंदर ये ट्रेड ऑफ समाप्त हो जाता है। तो उसी के ऊपर बेस्ड आपकी पूरी थ्योरीज हैं, जो कि एक मॉडल कहता है कि स्टिकी वेजेस एंड प्राइसेस, दूसरा मॉडल कहता है फ्लेक्सिबल वेजेस एंड प्राइसेस। तो ये स्टिकी कब रहती है, फ्लेक्सिबल कब रहती है, ये हम देखेंगे। और साथ ही साथ में इनके ऊपर एक्सपेक्टेशंस का क्या इफेक्ट होता है। 2 प्रकार की एक्सपेक्टेशंस हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं, एक एडाप्टिव एक्सपेक्टेशंस एंड एंड नेक्स्ट इज रेशनल एक्सपेक्टेशंस। तो आज हम इनके बारे में भी देखेंगे कि एडाप्टिव और रेशनल एक्सपेक्टेशंस क्या चीज है। तो आपको मैं बताऊं कि अगर आप इन्फ्लेशन को कम करते हैं, तो उसका क्या इफेक्ट होगा? आप में से सभी कहेंगे, सर अगर मैं इन्फ्लेशन को कम करूंगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा और आउटपुट कम हो जाएगा। या फिर आप ब्रॉडली अगर कहें, तो आप कहेंगे सर इन्फ्लेशन को कम करने का इफेक्ट ये होगा कि जीडीपी हमारी कम हो जाएगी। अगर इन्फ्लेशन को मैं कम करता हूं तो जीडीपी कम हो जाती है। इसी को कहा जाता है सैक्रिफाइस रेशियो। लेकिन ये कितनी होगी? 3% होगी, 4% होगी, 5% होगी? ये एक क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा हम देखते हैं कि जो ओकुन लॉ है हमारा, वो कहता है कि अगर मैं इन्फ्लेशन, सॉरी, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करता हूं, दूसरी तरफ अलग चीज पकड़ रहा है, वो इन्फ्लेशन नहीं पकड़ रहा है, ओकुन लॉ में अनएम्प्लॉयमेंट पकड़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने पे जीडीपी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आप कहेंगे अगर अनएम्प्लॉयमेंट को कम करते हैं, मतलब कि रोजगार लोगों को ज्यादा देते हैं,
तो जीडीपी नो डाउट क्या होगी, बढ़ेगी, जस्ट ऑपोजिट चीज है। तो एक में सैक्रिफाइस रेशियो तो इन्फ्लेशन और जीडीपी की बात करता है कि 1% अगर इन्फ्लेशन रेशियो कम किया, इन्फ्लेशन रेट कम की, तो जीडीपी कितनी कम हो जाएगी, दैट इज सैक्रिफाइस रेशियो। लेकिन ओकुन लो ये कहता है कि अगर मैं बेकारी को 1% कम करूंगा तो जीडीपी कितनी बढ़ेगी, वो ओकुन लो बताता है। अब इन दोनों से ये पता लगता है कि इसका एक्चुअल इफेक्ट क्या होगा इन्फ्लेशन का, यानी कि ओकुन लो इन्फ्लेशन का जीडीपी पे इफेक्ट नहीं बताता, वो सैक्रिफाइस रेशियो से आता है। इन्फ्लेशन का जीडीपी पे से पर इफेक्ट सैक्रिफाइस रेशियो बताता है, और ये होता है 5% के बराबर। इसी प्रकार से ओकुन लो बेकारी का इन्फ्लेशन के साथ सॉरी जीडीपी के साथ रिलेशन बताता है, और ये 2% के बराबर होता है। अगर बेकारी आप 1% कम करोगे तो जीडीपी 2% बढ़ जाएगी। और तीसरा आपका जो है इसी से रिफ्लेक्ट होकर आएगा वो आपको देखना है कि अगर हम स्फीति को 1% कम करते हैं या इन्फ्लेशन को 1% कम करते हैं, डिसइन्फ्लेशन करते हैं, तो जीडीपी पे तो आपको पता है 5% कमी हो जाएगी, लेकिन उससे बेकारी पे कितना बढ़ेगी। अगर आपने इन्फ्लेशन को कम किया है तो बेकारी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। और कितनी बढ़ेगी तो वो हम यहाँ देख चुके हैं कि उसका जीडीपी के साथ डबल रेशियो है। जस्ट अगर आपकी स्फीति को आपने 1% कम किया तो आपकी जीडीपी 5% कम हो जाएगी, इसका मतलब बेकारी 2.5% बढ़ जाएगी, क्योंकि 1 और 2 का रेशियो ओकुन लो बताता है बेकारी और जीडीपी के अंदर। तो ये कुछ वो कंफ्यूज हो गए थे कि यार वो कभी तो स्फीति से पकड़ रहा है, कुछ किताब में स्फीति से लिखा हुआ है ओकुन लो, किस किताब में बेकारी से लिखा हुआ है, तो किससे क्या होगा। तो इसका इफेक्ट आप स्फीति से भी देख सकते हैं। एक तो ये चीज है। दूसरा आपका जो आज मैंने कुछ क्वेश्चंस इसमें लिए हैं, कवर अप किए हैं, उनमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई इन केस ऑफ एग्रीगेट सप्लाई इन केस ऑफ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, जबकि प्राइजेस स्टिकी होती है, वेजेस स्टिकी होती है, वेजेस प्राइजेस स्टिकी नहीं होती। एंड थर्ड एंड लास्ट फाइनल चीज कि एक्सपेक्टेशंस, जो कि मैंने बताया एडेप्टिव एंड रेशनल एक्सपेक्टेशंस, जो सार्जेंट ने आपका दिया था रेशनल एक्सपेक्टेशंस थ्योरी और एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस थ्योरी है। तो एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन थ्योरी क्या कहती है, एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन ये कहते हैं कि अडेप्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कि आप यहाँ से अगर कोई हिल एरिया में चले जाते हैं, जैसे कि सपोज मैंने कैलाश मानसरोवर यात्रा की थी, तो उसमें ये कहा जाता है कि आपको 2-3 दिन जाके वहां रेस्ट करना चाहिए, ज्यादा घूमना फिरना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि आप लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड के ऊपर आ गए, आपने एकदम 2,500-4,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर आप आ गए, तो आपकी बॉडी अडेप्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेती है। तो अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन ये कहती है कि इन्फ्लेशन के बारे में जो एक्सपेक्टेशंस होगी लोगों की, वो उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो उनके पुराने एक्सपीरियंस पर बेस्ड होगी कि पिछले साल इन्फ्लेशन क्या रहा था। दैट इज कॉल्ड एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन सिंपली। अब इस एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन में एक इनर्शिया होता है। इनर्शिया ये कि आप जड़ता जड़ता जैसे पकड़ के रखना, पुरानी वाली चीज को पकड़ के रखना। आपकी जड़ता में किस चीज को कहूंगा, इनर्शिया किसे कहूंगा, कि आप कोई पुराने थॉट्स को पकड़ के रख लो। सपोज जैसे कि आपने कोई काम पहले किया और उस काम में आपको फेलियर हो गया, तो आपका इनर्शिया क्या, इस इनर्शिया को तोड़ना है। मेरा एक वीडियो भी है इनर्शिया के ऊपर, उसको आप देख सकते हैं। इस इनर्शिया को तोड़ना है आपको। इनर्शिया को तोड़ने का मतलब इस जड़ता को आपको तोड़ना। तो यहाँ पर अगर मैं पुरानी चीजों से बांधा रखूंगा अपने आप को, नहीं यार मैंने पिछली बार एग्जाम दिया था, मैं फेल हो गया था, तो ये अगर मेरा इनर्शिया है, इस बार भी मैं एग्जाम दूंगा और फेल हो जाऊंगा, तो एक्सपेक्टेशंस, एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस का मतलब उसी चीज को मान लेना जो पहले आपके साथ घटित हुआ, तो वो एक्सपेक्टेशंस आपकी क्या होगी, एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन। तो एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन आर ऑलवेज लिंक विद द इनर्शिया, उसमें एक इनर्शिया होता है हमेशा, और उस इनर्शिया के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। और सेकंड जो सार्जेंट ने थ्योरी दी है कि रेशनल एक्सपेक्टेशन, मतलब कि कभी भी जो कंज्यूमर है वो अपनी एक्सपेक्टेशंस एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस के बेस पर नहीं लगाता है, बल्कि वास्तविक मार्केट में आज की स्थितियां क्या है, आज गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, आज गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी क्या है, इन दोनों के बेस पर इन पॉलिसीज का पूरा नॉलेज रखते हैं। यानी रैशनल कंज्यूमर जिसको हम कहते हैं, रेशनल कंज्यूमर उस कंज्यूमर को कहा जाता है जो कि अपना अपना एक्सपेक्टेशंस अपनी सारी इंफॉर्मेशन के बेस पर लगाता है।
वो कंज्यूमर आपका रेशनल एक्सपेक्टेशंस रेशनल कंज्यूमर कहलाता है। इसी प्रकार से अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस, जो कि साजन कहता है कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस रेशनल है, इन्फ्लेशन के बारे में आपकी रेशनल एक्सपेक्टेशंस है, मींस आप अवेलेबल सारी इंफॉर्मेशन, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसीज क्या है, इन सभी इंफॉर्मेशन के बेस पर अपनी एक्सपेक्टेशंस लगाते हुए इन्फ्लेशन के बारे में, तो वो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है दैट इज कॉल्ड रेशनल एक्सपेक्टेशन। अब रेशनल एक्सपेक्टेशंस में होता क्या है? रेशनल एक्सपेक्टेशंस में आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए एक्सपेक्टेशंस लगाते हो कि इन्फ्लेशन क्या रहेगा। तो यहां पर आपका जो डिसइंफ्लेशन है उसका जो प्रभाव है, वो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था सैक्रिफाइस रेशियो, कि अगर आप डिसइंफ्लेशन 1% कम करते हैं स्फीति को, तो 5% जीडीपी आपकी कम हो जाएगी अकॉर्डिंग टू सैक्रिफाइस रेशियो। बट यहां पर ड्यू टू रेशनल एक्सपेक्टेशन इनर्शिया कम हो जाता है, और इस इनर्शिया के कम होने के कारण आपकी जो जीडीपी है वो 5% कम नहीं होकर उससे कम होगी, 3%, 2%, 1% हो सकता है। तो ये हम कहेंगे कि ये रैशनल एक्सपेक्टेशंस के कारण हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी लोग हैं वो पहले से रैशनली डिसीजन लेंगे, पुराने एक्सपीरियंस के बेस पर डिसीजन नहीं लेंगे, रैशनल डिसीजन लेंगे कि आज गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है और इनका मेरे ऊपर क्या इफेक्ट होगा, इनसे इन्फ्लेशन डिसाइड करेंगे। ये रैशनल एक्सपेक्टेशन। और इसके कारण क्या होता है? एक तो आपका इनर्शिया कम हो गया, एक आपका ये कहेंगे कि आपका कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या था? कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन वाज सैक्रिफाइस रेशियो, कि अगर मैंने 1% इन्फ्लेशन कम किया है, 1% डिसइन्फ्लेशन किया है, तो 5% जीडीपी मेरी कम हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। और ये कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन अब यहाँ पर कम हो जाएगा। तो ये आपका रेशनल एक्सपेक्टेशंस है। और इस रेशनल एक्सपेक्टेशन से होगा क्या? इस रेशनल एक्सपेक्टेशन के कारण से आपका आउटपुट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आपके अनएम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज नहीं होगा। जैसा कि मैंने अभी कहा था, आपने देखा भी था ओकोनलो वगैरह में, कि स्फीति का बेकारी और जीडीपी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो अगर मैं डिसइन्फ्लेशन करता हूँ 1%, तो ऐसा नहीं होगा कि 2.5% बेकारी नहीं बढ़ेगी और आउटपुट भी बहुत ज्यादा कम नहीं होगा, तो थोड़ा उसमें कम फर्क पड़ेगा। फर्क तो पड़ेगा लेकिन बहुत कम फर्क पड़ेगा। अब ये कितना फर्क पड़ेगा और कितना कम फर्क पड़ेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि दो चीजें हैं इसके अंदर, कि लोग गवर्नमेंट पे कितना बिलीव करते हैं, जो पॉलिसी है उसके ऊपर लोग कितना बिलीव करते हैं, और उसके बेस पर कितना जल्दी वो अपना डिसीजन ले लेते हैं, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि ये जो प्रभाव है वो आपका कितना कम हुआ। इसी कारण से हम कहते हैं कि फिलिप कर्व आपका वर्टिकल हो गया। ठीक है? तो ये आपका रैशनल एक्सपेक्टेशंस के कारण होता है, एडाप्टिव एक्सपेक्टेशंस में ऐसा नहीं होता। तो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ में कुछ क्वेश्चंस, आप देखिए, और आई थिंक मैंने जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया है उसके बेस पर अब आपको थोड़ी-सी मदद मिलेगी और आप सही ढंग से उसके आंसर्स दे पाएँगे। मेरा ऑब्जेक्टिव भी यही रहता है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा, हमारा लर्निंग का ऑब्जेक्टिव है कि हम सीखें नई चीज़ें, जो आप लोगों को लगता है कि थोड़ा-सा टिपिकल है, आप नहीं कर सकते, वो आपको सीखना चाहिए। और यही मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख लें। जो अपने लास्ट तक क्वेश्चन्स किए थे उसके बाद हम ले लेते हैं इसी में एमसीक्यू का एक जो मैं फाइल बना रहा हूँ। टॉबिन क्यू हो गया था आपका, मनी मल्टीप्लायर भी हो गया था, यहाँ तक हो गया था। हुँ। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस आर अडैप्टिव इफ अडैप्टिव एक्सपेक्टेशंस कब होगी? बेस्ड ऑन रिसेंटली ऑब्जर्व्ड इन्फ्लेशन और प्राइस राइज एज इन लास्ट ईयर। इन्फ्लेशन इनर्शिया, एक चीज जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं की थी वो ये थी कि एडप्टिव एक्सपेक्टेशन के केस में नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एनआरयू जिसको कहते हैं, इज नॉन एक्सीलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि अब जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की रेट होगी वो ऐसी होगी जो नॉन एक्सीलरेटिंग होगी, है ना, जिसके ऊपर की एक्सीलरेशंस नहीं हो रहे होंगे। इसको कहते हैं नॉन एक्सीलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये आपकी किस केस में हो रही है? अडप्टिव एक्सपेक्टेशंस के केस में हो रही है। आप में से कोई बता सकता है नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है?
अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस अडैप्टिव हैं, उस केस में जो आपकी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होगी, उसको हम कहते हैं नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये है कि इस समय जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है, वो नॉन एक्सेलरेटिंग होगी। नॉन एक्सेलरेटिंग का मतलब प्राइस लेवल के अंदर इन्फ्लेशन तो होगा। देखिए, इन्फ्लेशन नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब आप नोट कर लीजिए अगर आपने नहीं पढ़ रखा है इसको। तो इन्फ्लेशन रेट यानी कि राइज इन प्राइस लेवल नाइदर स्पीड्स अप नोर स्लोज डाउन। अब यहाँ पे आपको क्या है कि एक्सेलरेशन का मतलब आपको नहीं आ रहा है, इसलिए आप इसको मीनिंग समझ नहीं पा रहे। एक्सेलरेशन का मतलब ये है, अगर आपने गाड़ी चलाई हो कभी, आप सुन रहे हैं ना सभी मुझे? हाँ, ठीक। थोड़ा-थोड़ा बीच-बीच में जैसे अपन हुकार नहीं भरते हैं क्या, कभी कहानी सुनते हैं किसी की, तो हुकार भरते हैं ना, वैसे आप भर दिया करो था सा सा, है ना? तो उससे क्या मुझे लग रहा है कई बार क्या है नेट कनेक्शन की प्रॉब्लम है। तो नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है, अगर आपने गाड़ी चलाई हो कभी, तो गाड़ी चलाते वक़्त नॉन एक्सेलरेटिंग आपका कब होगा? जब आप ना तो एक्सेलरेटर को बढ़ाओ, ना कम करो। यानी जिस गति से चल रहे हो, उसी से चलते रहो। दैट इज़ कॉल्ड नॉन एक्सेलरेटिंग। यानी कि आपकी जो प्राइस राइज़ तो होगी, इसमें ध्यान रखिएगा। कई स्टूडेंट्स इसमें ये समझ जाते हैं NAIRU का मतलब प्राइस राइज़ हो ही नहीं रही, ऐसा नहीं। यहाँ पर इन्फ्लेशन तो है, इसीलिए आई वर्ड आया है इन्फ्लेशन। लेकिन ये नॉन एक्सेलरेटिंग का मतलब ना तो बढ़ रहा है, ना कम हो रहा है। आई थिंक आपको समझ में आ गया, मतलब कि आप रेस ना तो बढ़ा रहे हैं, ना कम कर रहे हैं। जिस दर से चल रही है, जैसे कि सपोज़ मेरी गाड़ी 30 की स्पीड से चल रही, तो 30 की स्पीड से ही चलती रहे, तो ये इन्फ्लेशन रेट यानी कि जो इन्फ्लेशन रेट है 5% है, तो 5 ही बनी रहे। दैट इज़ कॉल्ड नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और ये इस नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर अगर आपकी ड्यू टू एडप्टिव एक्सपेक्टेशंस क्या होगा, इन्फ्लेशन इनर्शिया होगा, और इस इन्फ्लेशन इनर्शिया के कारण आपकी जो इन्फ्लेशन रेट है वो कैसी होगी, नॉन एक्सीलरेटिंग। नॉन एक्सीलरेटिंग का मतलब कि ना तो वो बढ़ेगी ना घटेगी, जैसी है वैसी वैसी बनी रहेगी। तो हमारे तीन चीजें हुई। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस पुराने वाले से आप बंधे हुए हैं, तो आप ये ध्यान रखिए, जिंदगी आपको जिंदगी का लेसन देता हूं, एक लाइफ का लेसन यहाँ पे आप समझिए। इस क्वेश्चन से लाइफ का लेसन लेसन हम क्या सीख रहे हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस कभी भी एडेप्टिव नहीं होनी चाहिए। एडेप्टिव का मतलब ये है कि अगर आपने सपोज आज से 5 साल पहले कॉलेज लेक्चरशिप का एग्जाम दिया और उसमें आप फेल हो गए, अब आप इस बार कॉलेज लेक्चरशिप का एग्जाम आप इसलिए नहीं भर रहे हैं क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस एडेप्टिव, यार मैंने पिछली बार भी भरा था और मैं फेल हो गया। दैट इज कॉल्ड एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस। पिछले साल इन्फ्लेशन जो था वही का वही इस बार भी रहेगा, दैट इज कॉल्ड एडेप्टिव इन्फ्लेशन। बेस्ड ऑन रिसेंटली ऑब्जर्व इन्फ्लेशन, यार हमारी तो ये स्थिति है, इसके ऊपर ये होगा तो ऐसा, दिस इज एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन। इनर्शिया, ये सब इन्फ्लेशन इनर्शिया, तो ये आपका एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन। तो ये सब यहाँ पर चीजें होगी, इसके अंदर ना आप बढ़ोगे ना घटोगे, जहां हो वहीं रहोगे, यानी कि आपकी इन्फ्लेशन रेट नॉन एक्सेलरेटिंग हो जाएगी। तो ये सब किसके कारण हो रहा है, आपका एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस के कारण। तो आपका आंसर होगा ऑल द अबव। नेक्स्ट लीजिए, इन लॉन्ग रन प्राइसेस आर फ्लेक्सिबल एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज। लॉन्ग रन और शॉर्ट रन, पूरा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के को दो भागों में बांटा गया है। और आपके जो सिलेबस में कहीं कहीं आपने देखा होगा स्टिकी प्राइस, ये सब वो सब, ये चीजें क्या है, ये बता रही हैं कि आपका लॉन्ग रन में क्या होता है और शॉर्ट रन में क्या होता है। एग्रीगेट सप्लाई का ये सारा डिपेंड करेगा एग्रीगेट सप्लाई का। लॉन्ग रन के अंदर प्राइसेस कैसी होती हैं, फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि वो एडजस्ट होने के लिए उनको टाइम मिल जाता है, प्राइसेस और वेजेस दोनों को। लेकिन शॉर्ट रन में प्राइसेस एंड वेजेस आर स्टिकी। मेनू कॉस्ट मॉडल जो आपका आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, मेनू कॉस्ट का मतलब ये है कि मेनू कॉस्ट मॉडल एक सिंपल सा मॉडल है। वो ये मॉडल क्या कहता है, और वेजेस का भी जो आपके लिखा रखा है एफिशिएंसी वेज हाइपोथेसिस। ये दोनों चीजें आपकी न्यू किनेशन मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि शॉर्ट रन के अंदर वेजेस भी स्टिकी होती है और प्राइसेस भी स्टिकी होती है, मतलब कि हम उसको ज्यादा चेंज नहीं करते हैं। उस कारण से शॉर्ट रन में एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसा होगा और लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसा होगा। लॉन्ग रन में
प्राइसेस और वेजेस फ्लेक्सिबल होने से, आप एडजस्ट हो जाने से एग्रीगेट सप्लाई कर्व आपका कैसा होगा? क्या वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा या नन ऑफ द अबव होगा? तो हमेशा ध्यान रखिए कि लॉन्ग रन में हमारा जो फ्लिप कर्व वो कैसा हो जाता है? वर्टिकल। इस कारण से प्राइसेस ऑफ वेजेस फ्लेक्सिबल होती है और लॉन्ग रन में जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व वर्टिकल होने से ऐसा होता है, इसलिए यहाँ पे आपका आंसर होगा वर्टिकल। ठीक है, अब नेक्स्ट चलिए आप शॉर्ट रन। In short run, prices are sticky and aggregate supply curve is शॉर्ट रन किसकी बात है आपकी बताइए? शॉर्ट रन के अंदर प्राइसेस आपकी कैसी होगी? स्टिकी होगी, जैसा मैंने अभी बताया था। एक तो स्टिकी प्राइस मॉडल या मेन्यू कॉस्ट मॉडल आपका है, या फिर एफिशिएंसी बेस्ड हाइपोथेसिस। एफिशिएंसी बेस्ड हाइपोथेसिस क्या कहता है? अभी हम डिटेल में देखेंगे। एफिशिएंसी बेस्ड हाइपोथेसिस ये कहती है कि वेजेस मार्केट रेट्स की तुलना में, जो जहां पे लेबर और डिमांड, लेबर की सप्लाई और डिमांड बराबर होती है, इक्वल होती है, उसकी तुलना में जो कि इक्विलिब्रियम वेज रेट, उसकी तुलना में ज्यादा रखी जाती है, उसको कहा जाता है एफिशिएंसी वेज। और ये ज्यादा होने के कारण इस वेज को हम क्या कहते हैं? एफिशिएंसी वेज। इसके कई सारे रीजन है। इसका अगर शॉर्ट रन प्राइसेस आर स्टिकी एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसा होगा आपका? तो आप कहेंगे कि सर एग्रीगेट सप्लाई कर्व शॉर्ट रन के अंदर जैसा कि नॉर्मली होता है। अब देखिए आपने तीन रेंज पढ़ी होगी मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट सप्लाई कर्व की, आप में से एग्रीगेट डिमांड अलग अलग है। तो ये जो बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये पूरा ये जो शॉर्ट रन या लॉन्ग रन है, उसमें दो ही चीजें आ रही है कि लॉन्ग रन के अंदर देखिए, आपने अभी जस्ट इससे पहले देखा था, लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई का वर्टिकल हो जाता है। तो क्लासिकल मॉडल आपका कौन किसका मॉडल है बताइए? लॉन्ग रन का। क्लासिकल मॉडल जो भी हम मैक्रोइकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, क्लासिकल मॉडल लॉन्ग रन का मॉडल है। यानी कि वो ये कहता है कि वेजेस एंड प्राइसेस आर फ्लेक्सिबल। वहां पे हमें लॉन्ग रन में इतना टाइम मिल जाता है कि वेजेस और प्राइसेस कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। और इस कारण से आपने देखा होगा आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसा हो जाता है? वर्टिकल हो जाता है। यानी कि वर्टिकल का होने का मतलब ये है कि वहां पर एग्रीगेट डिमांड का आउटपुट के और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्रीगेट डिमांड बढ़ा दो या कम कर दो, केवल क्या होगा? केवल प्राइसेस बढ़ती है वहां पे। अगर मैं एग्रीगेट डिमांड बढ़ाऊंगा, क्लासिकल मॉडल लॉन्ग रन, तो वहां पर एग्रीगेट डिमांड बढ़ने पे केवल प्राइसेस बढ़ेगी। लेकिन अब हम बात करते हैं शॉर्ट रन की। अब शॉर्ट रन में भी जो किनीशियन शॉर्ट रन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। किनीशियन शॉर्ट रन क्या कहता है? एग्रीगेट सप्लाई कर कैसा हो जाता है बताइए किन्स के अंदर? क्योंकि किन्स वेरी शॉर्ट रन की बात कर रहा है, वहां पे एग्रीगेट सप्लाई का आपका हॉरिजॉन्टल हो जाता है। लेकिन ये इंटरमीडिएट रेंज की बात कर रहा है, न्यू 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 किनीशियन मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो उस केस में आपका जो एग्रीगेट सप्लाई का होगा वो कैसा होगा? अपवर्ड स्लोपिंग होगा। तो आई थिंक अब आपको तीनों कंडीशन समझ में आ गई होगी। क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज वर्टिकल ड्यू टू फ्लेक्सिबल वेजेस एंड प्राइसेस। Keynesian एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज हॉरिजॉन्टल, और वहां पर ओनली जो प्रभाव पड़ेगा किस चीज का होगा? सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या हो जाएगी? एग्रीगेट डिमांड ज्यादा इफेक्टिव होगी। क्योंकि अगर मैं किनीशियन रेंज के अंदर, जो कि वर्टिकल आप सॉरी हॉरिजॉन्टल एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, वहां पर अगर मैं एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाता हूं तो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और एग्रीगेट डिमांड कम करता हूं तो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। तो इफेक्टिव डिमांड की जो बात करता है वो किल्स इसलिए करता है। और तीसरा जो इंटरमीडिएट रेंज की अगर हम बात करें, तो वहां पर एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसा होगा? शॉर्ट रन के अंदर एग्रीगेट सप्लाई कर्व आपका कैसा होगा? अपवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है, और ये क्यों होगा? बिकॉज ऑफ स्टिकी वेजेस एंड प्राइसेस। यानी कि वेजेस एंड प्राइसेस एकदम जल्दी से एडजस्ट नहीं होती, स्टिकी रहती है। थोड़ा इसको टाइम एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो यहां पे आपका आंसर होगा अपवर्ड स्लो। और इसी को अगर किन्स में पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका वो है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ जीडीपी टू बी सेक्रीफाइस्ड फॉर 1% फॉरेन इन्फ्लेशन। अगर मैं इन्फ्लेशन रेट को 1% कम करूं
तो मुझे सैक्रिफाइस क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस मीन्स द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ डिसइन्फ्लेशन, कि अगर मैं इन्फ्लेशन रेट को कम कर रहा हूं तो कॉस्ट ऑफ डिसइन्फ्लेशन कितनी होगी? वो होगी आपकी 5% जीडीपी। तो आज का आंसर आप क्या कहेंगे? 5%। यानी कि अगर मैं इन्फ्लेशन रेट को 1% कम करूंगा तो जीडीपी मेरी क्या हो जाएगी? 5% कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कब? जब एक्सपेक्टेशंस कैसी हैं आपकी? एडप्टिव एक्सपेक्टेशंस है। क्यों? क्योंकि रेशनल एक्सपेक्टेशन में ये इनर्शिया क्या हो जाएगा? कम होके 5% नहीं होगी, 4%, 3%, 2% हो सकता है। ठीक है, तो ये एडप्टिव एक्सपेक्टेशन के केस में ऐसा होगा। तो सैक्रिफाइस रेशियो कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं? सैक्रिफाइस रेशियो। दिस रेशियो इज कॉल्ड सैक्रिफाइस रेशियो। मींस वी हैव टू सैक्रिफाइस 5% ऑफ जीडीपी ड्यू टू द पॉलिसी चेंज और डिसइन्फ्लेशन ऑफ 1%। कि 1% हम डिसइन्फ्लेशन करते हैं तो मुझे 5% जीडीपी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज ओकुन लो। ओकुन लो किन किन चीजों में रिलेशन बता रहा है? ओकुन लो आपका बेकारी और जीडीपी में रिलेशन बता रहा है। क्या रिलेशन है बताइए इसका? अगर आप बेकारी की दर को 1% कम करेंगे तो जीडीपी क्या होगी? पहले तो ये बताइए, बढ़ेगी या कम होगी बताइए? अगर बेकारी की दर को 1% कम किया जाए तो जीडीपी क्या होगी? बढ़ेगी या कम होगी? बेकारी दर अगर मैं कम करूंगा तो आउटपुट बढ़ेगा या कम होगा? बेकारी की दर को कम करने पर आउटपुट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो जीडीपी भी क्या होगी? बढ़ेगी। पर कितना परसेंट बढ़ेगी? वो ये हमेशा ध्यान रखिए, 1% अगर हम बेकारी की दर को कम करेंगे तो जीडीपी 2% बढ़ेगी। ठीक है? अब जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो आपकी बहुत सारी किताबों में अलग-अलग होने का जो रीज़न है वो बताता है। अगला क्वेश्चन में जहाँ पर जो मैंने आज ये क्वेश्चन लिया है, ये मेरी एक बात हुई थी आपके ब्यावर में, एमए इकोनॉमिक्स एंड नेट करने वाले विद्यार्थी हैं प्रकाश माली। वो हालाँकि इसमें नहीं हो सकते, पर ये जो क्वेश्चन थे उन्हीं को डेडिकेटेड है। उसी कारण से मुझे भी इसको काफ़ी स्टडी करना पड़ा और फिर ये निकला। प्रकाश वाली ने एक किताब के अंदर पढ़ा कि अगर स्फीति की दर 1% कम होती है तो बेकारी की दर 2.5% बढ़ जाएगी। एक दूसरी किताब में पढ़ा कि ओकुन लो ये कहता है, नहीं ये भी ओकुन लो में ही था कि स्फीति की दर 1% कम होगी तो बेकारी की दर 2.5% बढ़ जाएगी। दूसरी किताब में हिंदी वाली में लिख रखा था कि बेकारी की दर 1% कम होने पर जीडीपी 2% बढ़ जाएगी। तो अब वो समझ नहीं पा रहा था कि ओकुन लो बेकारी जीडीपी में बात करता है या स्फीति बेकारी में बात करता है। वो इसलिए नहीं समझ पा रहा था कि उसको ये नहीं पता था कि एक सैक्रिफाइस रेशियो का लॉ और होता है। कि अगर 1% इन्फ्लेशन कम करते हैं तो 5% जीडीपी कम हो जाती है। अब अगर मैं इन दोनों लो को मिला दूं, स्फीति को 1% कम करने पे 5% जीडीपी कम होती है, 1% बेकारी को कम करने पे जीडीपी 2% बढ़ जाती है। तो इन दोनों को मिलाने पे मेरे पास आंसर क्या आता है? देखिए आप, अगर मैं स्फीति 1% कम करूंगा तो 5% जीडीपी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब देखिए 2% जीडीपी आपकी बढ़ती है अगर 1% बेकारी कम होती है। तो 5% जीडीपी कम हो जाएगी तो बेकारी आपकी कितनी बढ़ेगी? 2.5%। समझ में आया आप लोगों को ये? नहीं आया तो आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, अपने आप आ जाएगा। 1% fall in inflation will increase unemployment by, अगर इन्फ्लेशन 1% कम हो जाता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कितना परसेंट बढ़ेगा? ये देखिए इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में ट्रेड ऑफ यहां से पता लग रहा है। ये फिलिप कर्व का जो नियम है वो ये कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में ट्रेड ऑफ कितना परसेंट होता है, और वो आपका आंसर आएगा। देखिए बेकारी और जीडीपी में 2 गुने का अंतर है। तो अगर आप स्फीति को 1% घटाते हो तो 5% जीडीपी कम होगी। लेकिन 5% जीडीपी कम होने का मतलब है कि बेकारी कितनी बढ़ गई? 2 का अंतर होता है। बेकारी अगर 1% कम होती है तो जीडीपी 2% बढ़ती है। तो अगर यहाँ पर जीडीपी 5% घट गई, इसका मतलब बेकारी कितनी बड़ी होगी? 2.5%। तो यहाँ पर आंसर 2.5 आएगा। इसी में वो कंफ्यूज हो गए थे। इसका आपका आंसर होगा 2.5। एक बार आप इसको और देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस आर रैशनल। यहां तक तो अभी आपकी बात थी कि एक्सपेक्टेशंस आर एडप्टिव। अब बात आती है कि एक्सपेक्टेशंस आर रैशनल। ठीक है, अब यहां पर लाइफ का नियम वापस हम समझते हैं। लाइफ का दूसरा नियम क्या कहता है कि आपको कभी भी अपनी लाइफ के अंदर, ध्यान दीजिएगा इसको, आप कभी भी अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लें, हमारे में से 99% लोग डिसीजन कैसे लेते हैं कि उनके साथ पिछली बार क्या घटित हुआ था, पिछली बार क्या हुआ था, किसी आपके परिवार में किसी और ने मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स लिया था, इकोनॉमेट्रिक्स लिया था, या उसने सीए का एग्जाम दिया था, उसके साथ क्या हुआ था। दीज आर ऑल एडप्टिव एक्सपेक्टेशन, और उसके बेस पर हम डिसीजन लेते हैं। जबकि हमें डिसीजन कैसे लेना चाहिए, हमारा डिसीजन अकॉर्डिंग टू सार्जेंट या फिर रैशनल एक्सपेक्टेशंस के बेस पर होना चाहिए। यानी कि हमें हमारी स्थिति देखनी चाहिए कि आप वास्तव में कितने कैपेबल हैं, क्या आप मेहनत कर सकते हैं, क्या आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, क्या आप मैथमेटिक्स को समझते हैं, क्या आप इकोनॉमिक्स को समझते हैं, क्या आप टाइम दे सकते हैं। ये सब चीजें कहलाएगी आपकी कि अगर आप इसके बेस पर डिसीजन लेते हैं तो वो आपका कहलाएगा रेशनल डिसीजन। तो अगर इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस कैसी हैं, रेशनल है। रेशनल मींस यूटिलाइजिंग द ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन, और उसका हम परफेक्ट यूटिलाइजेशन करें कि जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल उन सबका मैं यूज करूंगा, जितने रिसोर्सेज मेरे पास उन सबका मैं यूज करूंगा। तो उस केस के अंदर क्या होगा, इफ इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस आर रेशनल, दिस इन्फ्लेशन क्या होगा आपका, दिस इन्फ्लेशन आपका कैसा होगा, पेनलेस होगा। यानी कि उसके अंदर इनर्शिया नहीं होगा, या इनर्शिया पहले की तुलना में कम होगा। नो इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, इसका आउटपुट एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस डिसइंफ्लेशन का। ठीक है, जबकि वास्तव में डिसइंफ्लेशन के कारण आउटपुट एम्प्लॉयमेंट आपका फर्क पड़ना चाहिए था अकॉर्डिंग टू सैक्रिफाइस रेशियो। लेकिन यहां पे सैक्रिफाइस रेशियो की तुलना में भी कम इफेक्ट आएगा इसका, 5% नहीं घटेगी जीडीपी। 1% डिसइंफ्लेशन करने से 5% जीडीपी मेरी नहीं घटेगी, 3, 2, 1% के आसपास घटेगी। इसलिए ऑल ऑफ द अबव, अगर इन्फ्लेशन आर एक्सपेक्टेशंस आर रैशनल, देन सभी सही है इसके। ये जस्ट मैंने आपके नॉलेज के लिए किया है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन इसके बेस पे दूसरे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये आपको आपका पता होना चाहिए कि एक्सपेक्टेशंस रेशनल क्या होती है और एडेप्टिव क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस के लिए आपको ये आना जरूरी है। आई थिंक आपके लिए इतना सफिशिएंट है। और अब मैं अपना जो पार्ट है वो मूव करता हूँ सेकंड उसके ऊपर जो कि है हमारा रिकार्डियन इक्विवेलेंस। रिकार्डियन इक्विवेलेंस आपके सिलेबस का ही पार्ट है, यूनिट नंबर 2। ठीक है, आप में से अगर हो सकता है कुछ लोगों ने इसको पढ़ा भी हो पहले। तो रिकार्डियन इक्विवेलेंस क्या कहता है, रिकार्डियन इक्विवेलेंस ये कहता है कि अगर देखिए एक सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं इक्विवेलेंस यानी कि इक्वल होना। रिकार्डो आपने सभी ने पढ़ ही रखा है, रिकार्डो का आपने लगान वगैरह में, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है रिकार्डो। लेकिन इसने एक गवर्नमेंट डेब्ट के ऊपर बहुत अच्छा एक कमेंट किया, जिसको बाद में इसने खुद ने इसको रियलाइज किया कि वो गलत चीज की। लेकिन खुद ने इसको गलत रियलाइज करते हुए भी ये इतना फेमस हुआ कि इसका नाम रिकार्डो के नाम पर ही रिकार्डो इक्विवेलेंस बन गया। और बाद में जो बरो, जिसकी बुक हमने पढ़ी थी एक बार, आपको अगर ध्यान हो, बरो बरो की हमने ग्रोथ इकोनॉमिक्स की एक बुक पढ़ी है, उसने इसको समर्थन किया और इसका नाम उसने बरो रिकार्डियन इक्विवेलेंस दे दिया। ठीक है, अब ये जो इक्विवेलेंस है वो क्या कहता है, बट बहुत ही सिंपल, बहुत ही शानदार इसकी कहानी है इक्विवेलेंस की। ये कहानी ये कहती है कि आप इमेजिन करिए कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट या इससे पहले के इकोनॉमिस्ट क्या कहते थे, क्या सोचते थे, और रिकार्डो ने उसकी बाद में उस सोच में क्या डिफरेंस लेके आया। तो इसमें दो चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसी को मैंने यहाँ समअप किया। आप चाहें तो आपको जो मैंने बुक शेयर कर रखी है मैंक्यू की मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके अंदर रिकार्डो इक्विवेलेंस का पूरा चैप्टर दे रखा है, आप उसको देख लें चाहे तो, अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहें तो। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने सारा कुछ उसमें कवर कर दिया है। तो ये इक्विवेलेंस ये कहता है कि गवर्नमेंट सपोज अपना ऋण बढ़ाती है,
यानी कि गवर्नमेंट डेब्ट से रिलेटेड है। अब मुझे आप बताइए गवर्नमेंट का डेब्ट यानी लेना या ऋणी होना क्या चीज़ है? क्या करेगा? किसको आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट डेब्ट लेना का डेब्ट मतलब अभी हम यहाँ एक्सटर्नल इकोनॉमी को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, सपोज़ इंटरनल इकोनॉमी ही है हमारी, तो उस केस में गवर्नमेंट डेब्ट का मतलब क्या समझते हैं आप? गवर्नमेंट ऋण लेती है, तो ऋण कहाँ से लेगी वो? अगर एक्सटर्नल इकोनॉमी को नहीं माने, हम किसी विदेश वगैरह से नहीं लेना है, वर्ल्ड बैंक से नहीं लेना है लोन, तो कहाँ से लेगी? तो हम कहेंगे कि कंज्यूमर से लेगी, जो कि वहाँ के उस कंट्री के लोग हैं, उनसे लोन लेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट का लोन लेने का मतलब कि पब्लिक सेविंग्स को वो कम कर रही है, वहाँ से वो पैसा ले लेगी, बॉन्ड इश्यू कर देगी पब्लिक को और पब्लिक की जो सेविंग्स है, वो ले लेगी। तो पब्लिक की जो सेविंग्स है, वो ले ली उन्होंने। अब पब्लिक क्या करे इसका? क्या समझे? गवर्नमेंट ने लोन ले लिया। गवर्नमेंट ने लोन लिया मतलब कि गवर्नमेंट क्या कर सकती थी? गवर्नमेंट को अपनी खर्चे अगर बढ़ाने हैं, तो गवर्नमेंट के पास 2 ही तरीके हैं। क्या तरीके हो सकते हैं? या तो वो टैक्स बढ़ाए या फिर लोन दे। अगर इंटरनल इकोनॉमी है, तो गवर्नमेंट ये देखती है यार हम टैक्स बढ़ाऊँगा, बढ़ाने से बेटर है हम इनसे लोन लें। तो रिकार्डो ने ये कहा कि अगर गवर्नमेंट लोन लेकर पब्लिक से ही लोन ले और पब्लिक से लोन लेकर जबकि उसको टैक्स बढ़ाना चाहिए था, टैक्स नहीं बढ़ा के, तो टैक्स तो या तो कम कर दें या फिर लोन ले लें। दोनों बातें एक ही समान है। तो पब्लिक के ऊपर वो टैक्स क्या कर रही है? कम कर रही है। तो पब्लिक टैक्स कम करने पे पब्लिक क्या करेगी बताइए? क्या पब्लिक ये सोचेगी कि हमारी इनकम बहुत बढ़ गई है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई? तो पब्लिक अपनी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा के कंजम्पशन बढ़ा देगी, आउटपुट बढ़ जाएगा। क्या ऐसा होना चाहिए? लेकिन हम कहते हैं कि कार्डिया इक्विवेलेंस कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। पब्लिक से पर टैक्स कम करना या पब्लिक से लोन लेना सेम वैसा ही है जैसा कि आज टैक्स नहीं लगा के सॉरी फ्यूचर में टैक्स लगा। ये कहलाता है रिकार्डियन इक्विवेलेंस मतलब गवर्नमेंट डेब्ट इज इक्विवेलेंट टू द टैक्स। दिस इज रिकार्डियन इक्विवेलेंस एक लाइन के अंदर। अब आप इसकी स्लाइड्स देख लीजिए। रिकार्डो ये कहता है कि गवर्नमेंट डेब्ट अच्छा है या बेकार तो हम कहेंगे जो क्लासिकल है वो तो कहते हैं कि गवर्नमेंट डेब्ट क्या है अच्छा। लेकिन रिकार्डो कहता है ना अच्छा है ना बेकार है ये कोई मतलब नहीं इसका। गवर्नमेंट डेब्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों में अंतर देखिए। ट्रेडिशनल व्यू क्या है आपका? ट्रेडिशनल व्यू कहता है गवर्नमेंट अगर बोरो करती है, गवर्नमेंट बोरो करने का मतलब है नेशनल सेविंग क्या होगी आपकी रिड्यूस हो जाएगी जैसा मैंने अभी आपको बताया और ये कैपिटल एक्युमुलेशन को क्राउड आउट कर देगी। शॉर्ट रन के अंदर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कि शॉर्ट रन के अंदर गवर्नमेंट बोरो करने का मतलब बजट डेफिसिट आपका एक्सपांस एग्रीगेट डिमांड एंड स्टिमुलेट्स आउटपुट। शॉर्ट रन के अंदर आउटपुट आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड आपकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। डेफिसिट बजट बना दिया इसने। गवर्नमेंट ने बोरो किया मतलब कि डेफिसिट बजट बनाया। बोरो करने का मतलब उसने टैक्स कम कर दिया। लॉन्ग रन के अंदर वो क्या करेगा कि कैपिटल एक्युमुलेशन को क्राउड आउट कर देगा एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को डिप्रेस कर देगा। तो ये इसके दो इफेक्ट ट्रेडिशनल व्यू के अकॉर्डिंग लॉन्ग रन या शॉर्ट रन के अंदर होंगे। लेकिन रिकार्डो क्या कहता है इसके अंदर कि डेब्ट डज नॉट इन्फ्लुएंस नेशनल सेविंग एंड कैपिटल एक्युमुलेशन। डेब्ट का ना तो नेशनल सेविंग पर नहीं कैपिटल एक्युमुलेशन पे कोई फर्क पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना तो नेशनल सेविंग के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा और ना ही कैपिटल एक्युमुलेशन के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा डेब्ट का। ठीक है? ये क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इट इज इक्विवेलेंट टू द टैक्स। कैसे है उसको हम आगे देखते हैं। गवर्नमेंट टैक्स कट कर देती है, बजट डेफिसिट का बना देती है, रन से बजट डेफिसिट। कंज्यूमर्स आर फॉरवर्ड लुकिंग, फार साइटेड, डू नॉट इंक्रीज स्पेंडिंग। कंज्यूमर अभी स्पेंडिंग नहीं बढ़ाएंगे जैसा कि क्लासिकल या ट्रेडिशनल व्यू में तो कह रहा था कि स्पेंडिंग बढ़ा देंगे आउटपुट बढ़ जाएगा इन शॉर्ट रन। ठीक है? कंजम्पशन बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम और लाइफ टाइम इनकम कि वो अपना जो कंजम्पशन है वो लाइफ टाइम इनकम के ऊपर बेस करके बढ़ाते हैं और उनको अभी लगा कि अभी टैक्स कट हो गया तो टैक्स कट होने का मतलब बजट डेफिसिट का बजट गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है अपना। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना अपने स्पेंडिंग्स को बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है
उन्हें क्या चीज पता है? उन्हें ये चीज पता है कि आज जो टैक्स कट किया गया है, दैट टैक्स जब भी वापस गवर्नमेंट को अपना जो हमें उसने बॉन्ड दिए हैं, जो हमसे उसने बोरो किया है, वो वापस जब गवर्नमेंट को चुकाना होगा, तो वो वापस हमारे ऊपर क्या कर देगी? टैक्स लगा देगी। इस कारण से वो अपनी फ्यूचर जनरेशन को बचाने के लिए, उनके ऊपर टैक्स का बर्डन कम करने के लिए आज अपनी जो भी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई है, उस डिस्पोजेबल इनकम को खर्च नहीं करके उसको सेव करना शुरू कर दें। तो इसके पीछे जो लॉजिक है वो क्या है? फॉरवर्ड लुकिंग कंज्यूमर, कि कंज्यूमर कैसे हैं? फोर साइटेड है, वो दूर तक देख लेते हैं कि गवर्नमेंट आज बोरो कर रही है, इसका मतलब वो कल वापस टैक्स बढ़ा के लेगी, और बढ़ा के टैक्स लेने का मतलब फ्यूचर जनरेशन के ऊपर बर्डन आएगा। तो इसलिए वो फॉरवर्ड लुकिंग है। टैक्स कट फाइनेंस बाय डेट डू नॉट रिड्यूस बट रीशेड्यूल टैक्स बर्डन। उनको ये पता लग जाता है कि ये टैक्स बर्डन कम नहीं हुआ है, ये टैक्स बर्डन रीशेड्यूल किया गया है, जो कि बाद में हमारे ऊपर लगेगा जब वापस गवर्नमेंट हमसे बॉन्ड परचेज करेगी और हमें हमारा जो डेब्ट है वो रीपे करेगी। सो इट डज नॉट एनकरेज कंज्यूमर टू स्पेंड मोर। सेकंड, कंज्यूमर्स आर रैशनल। अभी जैसे मैंने बताया, सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रखते हैं, फोर साइटेड होते हैं, मायोपिक नहीं होते हैं। डेब्ट टुडे मींस टैक्स टुमारो, इसीलिए इसको कहा है रिकार्डियन इक्विवेलेंस, मतलब आज का जो डेब्ट है वो कल का टैक्स है। इंक्रीजेस कंजम्पशन मींस बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन, इसलिए बहुत ही ज्यादा वो फ्यूचर जनरेशन का ध्यान रखता है, जो कि बोरो इक्विवेलेंस में भी हम देखेंगे। इस कारण से वो अपना कंजम्पशन नहीं बढ़ाएंगे, अपनी सेविंग्स को बढ़ाएंगे। स्पेंडिंग इज नॉट बेस्ड ऑन करंट इनकम बट लाइफ टाइम इनकम। तीसरा, कि स्पेंडिंग करंट इनकम के ऊपर बेस्ड नहीं होती है, स्पेंडिंग जो भी की जाती है वो आप लाइफ टाइम इनकम को ध्यान में रखते करते हैं, जैसा कि आपने अपनी कंजम्पशन हाइपोथेसिस में भी पढ़ा होगा। अब रिगार्डिंग इक्विवेलेंस को हम एक फ्लो चार्ट में देखते हैं। डेब्ट फाइनेंस टैक्स कट, जो भी डेब्ट हमने लिया है वो टैक्स कट से फाइनेंस किया है। सपोज गवर्नमेंट की इंक्रीजेस गवर्नमेंट डेब्ट, डिक्रीजेस पब्लिक सेविंग। गवर्नमेंट डेब्ट बढ़ने का मतलब क्या है? पब्लिक की सेविंग कम होना। अब फ्यूचर टैक्स बढ़ा देगी गवर्नमेंट वापस, जब उसको वापस को रीपे करना होगा। कंजम्पशन अनअफेक्टेड रहेगा, इस कारण से कंजम्पशन ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। इसलिए मैंने क्या कहा था आपका, नेशनल सेविंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, अगर आपने अपना कंजम्पशन अनअफेक्टेड रखा है, इसका मतलब आप अपनी डिस्पोजेबल इनकम में जो वृद्धि हुई है उसको प्राइवेट सेविंग बढ़ा देंगे। तो पहले आपकी पब्लिक सेविंग कम हुई और प्राइवेट सेविंग वापस बढ़ गई, तो जितनी पब्लिक सेविंग कम हुई उतनी प्राइवेट सेविंग बढ़ जाएगी, मतलब नेशनल सेविंग हमारी रिमेन्स कांस्टेंट। इस प्रकार से हम कहेंगे कि नेशनल सेविंग के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दैट इज ड्यू टू रिकॉर्डिंग इक्विवेलेंस। तो इसमें जो एजम्पशंस मैंने अभी लिए थे वो सब आपको लेने पड़ेंगे, कि व्यक्ति अपनी फ्यूचर जनरेशन को इंपॉर्टेंस देगा, व्यक्ति ये देखेगा कि फोर साइटेड होगा, ठीक है, एकदम से इसका शॉर्ट रन के अंदर डिसीजन नहीं लेगा, और रेशनल होगा। इन तीन पर बेस्ड ये पूरा इसका डिसीजन मेकिंग होगी, और इस कारण से कंजम्पशन अनअफेक्टेड रहेगा अगर गवर्नमेंट अपना जो डेफिसिट के बजट को डेप्ट लेकर फाइनेंस करती है या फिर टैक्स कट करके फाइनेंस करती है। बरो रिकार्डियन इक्विवेलेंस क्या कहता है? डेब्ट फाइनेंसिंग बाय इशूइंग बॉन्ड merely postpone tax and is strictly equivalent to the current taxation। ये करंट टैक्सेशन के समान ही है, इसमें कोई अंतर नहीं, इसीलिए इसको इक्विवेलेंस बोला जाता है। कि डेब्ट लेकर आप फाइनेंस कर रहे हैं, डेफिसिट बजटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब ही है कि वो टैक्सेशन जैसा का जैसा ही है, उसमें कोई अंतर नहीं। ठीक है, अब ये जैसा का जैसा कैसे है वो मैं आपको एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से मैं इसमें आपको समझाता हूँ। मैं कुछ रीड आउट करूंगा, आप इसको सुनिए। इसको आप सुनिएगा जो मैं रीड आउट कर रहा हूँ। सपोज दैट गवर्नमेंट बोरोज 1000 रुपीज फ्रॉम ए सिटीजन, एक व्यक्ति से 100 रुपए 1000 रुपए लेती है, टू गिव दैट सिटीजन ए 1000 टैक्स कट, और उसी को कह देती है कि तेरा 1000 रुपए टैक्स कम हो जाएगा। ठीक है, 1000 रुपीज उससे लेती है और उसको क्या बोलती है, तेरा टैक्स कट हमने कर दिया 1000 रुपए का। ठीक है, समझ रहे हैं आप क्या बोल रहा हूं मैं?
कि एक व्यक्ति से गवर्नमेंट 1000 रुपए लेती है, बोरो करती है, उधार लेती है। यानी कि आपने मेरे से 1000 रुपए उधार लिए, ठीक है? अब देखिए गवर्नमेंट है, इसलिए वो गवर्नमेंट क्या करती है, वापस उस व्यक्ति को क्या कहती है कि तेरा टैक्स कट क्या हो गया, 1000 रुपए कम हो गया। क्यों? क्योंकि उसने अब टैक्स से फाइनेंस नहीं कर रही। किससे फाइनेंस कर रही है अपने बजट को? बोरो करके फाइनेंस कर रही है। डेब्ट लेकर फाइनेंस कर रही है। और जब अपन इंटरनल इकोनॉमी की ही बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल नहीं है उसके अंदर, तो व्यक्ति से ही ले रही है, लोगों से ही ले रही है। और लोगों से 1000 रुपए ले रही है, उनको उसके टैक्स कट को कम कर रही है। टैक्स को 1000 रुपए कम कर दिया। फाइनेंस कहाँ से कर दिया? उससे लोन लेके। और उससे लोन लेने का मतलब उसको एक बॉन्ड दे दिया कि ये तेरे को बाद में हम पे करेंगे, ठीक है? ये पॉलिसी सेम है, वैसे के वैसे है जैसे कि 1000 जो डॉलर है उसका गवर्नमेंट बॉन्ड एज़ अ गिफ्ट में उसको दे दिया गया। वन साइड ऑफ द बॉन्ड सेज, ठीक है? अब ये कैसा लग रहा है आपको कि 1000 रुपए आपका टैक्स कट कर दिया, आपसे 1000 रुपए ले लिया और आपको एक बॉन्ड पकड़ा दिया कागज का। इसमें और आपके ऊपर पहले 1000 रुपए का टैक्स लगा के खर्च किया जा रहा था, इस दोनों में आप बताइए क्या अंतर है क्या कुछ? तो आप कहेंगे कोई अंतर नहीं है। इसीलिए इसको कहा जाता है इक्विवेलेंस। यही यहाँ पे नाम है इसका, बरो रिकार्डियन इक्विवेलेंस। तो यार यही आपका इक्विवेलेंस है, रिकार्डियन इक्विवेलेंस भी यही है या फिर इसको बरो रिकार्डियन इक्विवेलेंस भी कहा जाता है। दोनों एक ही चीज़ है, कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्राइसेस और वेजेस स्टिकी क्यों होती हैं। जो आपका नेक्स्ट आपका मॉडल है एफिशिएंसी वेज हाइपोथेसिस का। ये मैंने अभी मेनू कॉस्ट वाला नहीं लिया, एफिशिएंसी वेज। तो यहाँ पे ये आपका रिकार्डियन इक्विवेलेंस वाला कंप्लीट हो गया। अब एफिशिएंसी वेज के ऊपर चलते हैं। एफिशिएंसी वेज हाइपोथेसिस ये कहती है कि आपको वेजेस इक्विलिब्रियम रेट के ऊपर, इक्विलिब्रियम रेट क्या होगी? लेबर की डिमांड और सप्लाई जहाँ बराबर होगी वो आपकी इक्विलिब्रियम रेट होगी। लेकिन उस रेट से आपको वेजेस क्या रखनी चाहिए? ज़्यादा रखनी चाहिए, यानी कि एफिशिएंट लेवल पे रखनी चाहिए। अब एफिशिएंट लेवल पे रखने का अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में क्या लॉजिक है? अगर आप ज़्यादा वेजेस देंगे, तो जो आपके लेबर होंगे, वो न्यूट्रिशियस डाइट लेंगे, हेल्दी होंगे और ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे। डेवलप कंट्रीज के अंदर क्या क्या लॉजिक है इसके पीछे? उसके पीछे लॉजिक ये है क्योंकि वहां पे टर्नओवर रेशियो ज्यादा होता है। व्यक्ति आप बार बार फर्म्स इंडस्ट्रीज चेंज करते रहते हैं, तो फर्म को जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कि हायरिंग कहाँ से करेंगे और उनको ट्रेनिंग की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होती है। इस कारण से फर्म्स ये चाहती हैं कि उनकी जो लेबर है, उनके जो एम्प्लॉयज हैं, जिनको उन्होंने वेल ट्रेन कर दिया है, क्योंकि हमने जब ग्रोथ मॉडल्स पढ़े थे तब आपने पढ़ा होगा, पढ़ा था अपने कि एम्बोडिड डिसएम्बोडिड ग्रोथ वाला। तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति जो बार-बार उसी काम को करता जाए तो टेक्निकल प्रोग्रेस, जो टेक्निकल प्रोग्रेस हो रही है वो यहाँ से आ रही है उसकी। तो ऑटोमेटिकली वो कर करके जो लर्निंग बाय डूइंग से सीख रहा है, वो अगर जितना ज़्यादा टर्नओवर रेशियो होगा उतना उसकी कम हो जाएगी लर्निंग बाय डूइंग। तो इस कारण से जो फर्म है उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, इकोनॉमीज़ नहीं मिलेगी। इस कारण से डेवलप्ड कंट्रीज़ भी एफिशिएंसी वेज हाइपोथेसिस के ऊपर वर्क करते हैं। यानी वहाँ पर भी वेजेस एंड सैलरी ज़्यादा दी। आप में से बहुत सारों को लगता होगा कि एक लेक्चरर, एक टीचर, एक ऑफिस में जो काम करने वाला एम्प्लॉइज़ है, उन सबकी जो गवर्नमेंट के अंदर वेजेस वो ज़्यादा है और प्राइवेट जो मार्केट रेट होती है उससे वो कम होती है। तो ये भी हम देखते हैं गवर्नमेंट सेक्टर भी किस किस हाइपोथेसिस के ऊपर वर्क करता है? एफिशिएंसी बेस्ड हाइपोथेसिस के ऊपर वर्क करता है। क्या आप देखते होंगे एक एक कॉलेज लेक्चरर उसको 2 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, जबकि वही लेक्चरर अगर एक प्राइवेट कॉलेज के अंदर जाता है तो उसको 20,000 रुपए सैलरी। तो ये मतलब मार्केट रेट उसकी 20,000 रुपए है, लेकिन उसको जो सैलरी ज़्यादा दी जा रही है वो इसलिए दी जा रही है, क्यों? क्योंकि उसकी एफिशिएंसी को उसने बेस कर रखा है, उसके ऊपर बेस्ड है। थर्ड है by paying wages higher than equilibrium level then firm reduces adverse selection। अब क्या प्रॉब्लम है एडवर्स सिलेक्शन की? क्या प्रॉब्लम है? आप हमने इसको पहले भी पढ़ रखा है, एडवर्स सिलेक्शन 2-3 जगह पे पहले भी आया हुआ आपका। एडवर्स सिलेक्शन का मतलब ये है, अगर मैं मेरी इंडस्ट्री के अंदर हायर वेजेस, एफिशिएंसी वेजेस नहीं दूंगा, तो मेरे एम्प्लॉइज ज्यादा टर्नओवर करेंगे और वो वहां चले जाएंगे जहां पे उनको सैलरीज ज्यादा मिल रही। लेकिन कौन से लोग चले जाएंगे? जो अच्छे होंगे, जो एफिशिएंट होंगे, उन्हीं को दूसरी जगह काम मिलेगा। जो इनएफिशिएंट होंगे वो मेरे यहीं भी बचे रह जाएंगे। तो जो इनएफिशिएंट लोग हैं वो मेरे यहाँ पे बचे नहीं रहे, यानी कि मेरा सिलेक्शन एडवर्स नहीं हो, इस कारण भी मुझे एफिशिएंसी बेस देना आवश्यक है, जिससे कि मेरी एवरेज क्वालिटी ऑफ वर्कफोर्स मेरी इंप्रूव हो और मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़े। एंड लास्ट एंड फाइनल वन इज मोरल हजार्ड।
हाई वेज इम्प्रूव्स वर्कर्स एफर्ट्स, यानी कि व्यक्ति को फर्म में काम कर रहा है, लेकिन फर्म ये नहीं जान पाती, ये आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाती कि वो जो काम कर रहा है व्यक्ति, वो अपने पूरे एफर्ट्स वहाँ लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, या फिर ऐसे ही टाइम पास कर रहा है। यानी कि इसमें मोरल हज़ार्ड की प्रॉब्लम होती है, जिसको आपने हाई वेज आप दे रहे हैं, तो हाई वेज देने से उसमें मोरल हज़ार्ड की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। क्यों कम किया जा सकता है? क्यों? क्योंकि अगर आप उसको हाई वेज दे रहे हैं, तो उसको हमेशा एक ये टेंशन रहेगी, मुझे हायर एंड फायर नहीं कर दिया जाए। इस कारण से फायर होने के डर से वो अपने पूरे एफर्ट्स काम में लगाएगा। वर्कर्स टू बिहेव इनएप्रोप्रिएटली व्हेन देयर बिहेवियर इज़ इम्परफेक्टली मॉनिटर्ड बाय पेइंग ए हाई वेज। तो इससे हम मोरल हज़ार्ड की प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं। तो ये आपकी जो एफिशिएंसी बेस्ड हाइपोथेसिस मॉडल है, वो 4 चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है। डेवलप्ड कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, मोरल हज़ार्ड एंड एडवर्स सिलेक्शन। ठीक है? तो इसको आप थोड़ा-सा ध्यान रखिए। ये प्रेजेंटेशन भी मेरा यहीं पे कंप्लीट होता है। अब मैं आप लोगों से परमिशन लेना चाहूँगा अगेन कि हमें कंटिन्यू करना है या आप लोगों को सोना है, जैसा आप चाहें। बताइए। तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हो गए। 2-3 आपके जो रिकॉर्डिंग इक्विवेलेंस और एफिशिएंसी बेस्ड हाइपोथेसिस, ये हमने 2 नए मॉडल पढ़ लिए। अब आप लोग आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, मैंक्यू की एक बुक का एक चैप्टर देखना चाह रहे हैं बस। अगर आप परमिशन दें तो देखिए, आप कहें नहीं सर अब आज के लिए सफिशिएंट हो, तो आज कल नहीं कोई इश्यू। आप सुन नहीं पा रहे मुझे? हितेश? हाँ, तो आप लोग रिप्लाई नहीं करते। क्या करें? हाँ, नहीं, नहीं, आप लोग क्योंकि आपके एग्ज़ाम है, आप अपने हिसाब से देखिए, तो मेरे मुझे कोई जल्दी नहीं। देखिए, इसमें आपका देखिए आज क्या-क्या हो गया, एडप्टिव एक्सपेक्टेशंस आपने देख लिया, रेशनल एक्सपेक्टेशंस आपका हो गया, रिगार्डिंग इक्विवेलेंस हो गया और एफिशिएंसी बेस्ड हाइपोथेसिस हो गया, ठीक है? अब आप अगर चाहें तो इसमें स्टिकी प्राइसेज़ तो कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं, उसी में आपका कवर अप हो जाएगा। तो आईएसएलएम मॉडल और ये चीज़ें हैं, और नहीं तो अपन बाद में पढ़ेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ये मैं भी यही चाह रहा था, अपन ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करें, मुझे भी एक्सर्शन हो जाता है, आप लोगों को भी एक्सर्शन हो जाता है ना? तो जैसे ही आप लोगों को लगे सर आधा घंटा तो डेली, ठीक है? और कोई कुछ बात कहना चाहे? हाँ? ठीक है, ठीक। नहीं सुबह आप लोगों को नहीं, नहीं शाम को अपन रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। एक दिन ब्रेक करके एक दिन रखते हैं, है ना? चंद्रेश जी कुछ कहना चाहते हैं? मोहम्मद जी? रितेश? सर धन्यवाद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप बस हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहें, ज़्यादा अच्छे से अच्छी क्लास हम लें और अब देखिए क्लासेस नहीं, अब मैं पूरा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे ही आ गया हूँ, मेरा पूरा फ़ोकस आपके एग्ज़ाम पर है, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन्स या सॉरी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन्स आपके कवर अप करूँ। हालाँकि मेरी खुद खुद की कुछ सीमाएँ हैं, 10 एक क्वेश्चन से ज़्यादा मैं नहीं बना पाऊँगा। लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मुझे ये ध्यान है कि आप लोगों की कहाँ कमज़ोरी है, तो मैं उसको पकड़ने की कोशिश हुँ। हाँ, आपकी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कवर अप हो गई। तो वो थोड़ा-सा क्या है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ देखिए धीरे-धीरे क्या लर्निंग बाय डूइंग है। ये मेरा भी आप लोगों को क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाना एक अलग चीज़ होती है क्योंकि यहाँ पर आई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑनलाइन क्लासेस में ये है कि हमारा आई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है टीचर का स्टूडेंट के साथ में। जब आई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है तो मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि आप लोग कितना सीख पा रहे हैं। अदरवाइज़ जब हम क्लास में होते हैं तो आई कॉन्टैक्ट से हम समझ जाते हैं, मैं पिकअप कर लेता हूँ कि मेरा कौन-सा ब्राइट स्टूडेंट है और कौन-सा वीक स्टूडेंट है। लेकिन जब ऑनलाइन क्लास हो रही है तो हम आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं और आप लोग भी रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। तो इस कारण से ये थोड़ा-सा एक प्रॉब्लम इसमें रहती है। तो एक मैंने कोशिश की है, हालाँकि मैं और भी इसको इम्प्रूव करने की और कोशिश करूँगा। चलिए, और कोई कुछ कहना चाहें?
ठीक है सर, सफिशिएंट आज के लिए? ओके, थैंक यू टू ऑल।